नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बबलू जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी बबलू जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। उम्र यही कोई 40-42 साल होगी और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूं। आज ट्रक की दुनिया को अलविदा कहे मुझे लगभग 4-5 साल का वक्त हो चला है। अब न तो वो हिम्मत बची है और न ही शरीर में उतनी ताकत कि रात बेरात हजारों किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़ूं। गर्दन और पीठ के दर्द ने अब चारपाई से ऐसा रिश्ता जोड़ दिया है कि ज्यादा देर बैठना भी मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन एक वक्त था जब मेरी जिंदगी का दूसरा नाम ही ट्रक था और स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों का सबसे पक्का साथी हुआ करता था। मैंने अपनी जवानी के लगभग 15 साल इसी ट्रक ड्राइविंग को दिए हैं। इन 15 सालों में मैंने न जाने कितने रास्ते नापे, कितने शहर देखे और न जाने कितनी ही रातों को सड़कों पर गुजारा। इन लंबे सफरों में कई अच्छे बुरे अनुभव हुए, कुछ मीठी यादें बनी तो कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें याद करके आज भी रूह कांप उठती है। आज मैं आप लोगों के साथ जो कहानी साझा करने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और अविश्वसनीय घटना है। ये एक ऐसी रात की कहानी है जिसने न सिर्फ मुझसे मेरा काम छीना बल्कि मेरे अंदर बैठे उस निडर इंसान को भी हमेशा के लिए मार दिया। ये घटना उस वक्त की है जब मैं और मेरा खलासी कवि एक साथ काम किया करते थे। कवि मुझसे उम्र में काफी छोटा था, यही कोई 22-23 साल का नौजवान लड़का। वो मेरे ही गांव का था और मेरे पड़ोस में रहता था। स्वभाव से थोड़ा चंचल और आज की पीढ़ी के लड़कों की तरह ही तकनीक से जुड़ा हुआ, लेकिन काम में बड़ा पक्का और दिल का साफ था। हम दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे बड़े और छोटे भाई की। बात आज से लगभग 5 साल पुरानी है। हम लोग राजस्थान के गंगानगर जिले से माल उठाकर हरियाणा की एक बड़ी फैक्ट्री के लिए निकले थे। हमारे ट्रक, जिसे मैं प्यार से रुस्तम कहता था, में फैक्ट्री का बहुत सारा कीमती सामान लदा हुआ था। हमें वो सामान अगली शाम तक हर हाल में हरियाणा पहुंचाना था। इसी वजह से हम बिना रुके लगातार ट्रक चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। रात का वक्त था और हमें ट्रक चलाते हुए लगभग 8-9 घंटे हो चुके थे। लगातार सफर की वजह से थकान हम दोनों पर हावी हो रही थी। कवि, जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा ऊँघ रहा था, उसने मुझसे कहा, बबलू भाई, बहुत देर हो गई है चलते चलते। आगे कोई ठीक ठाक सा ढाबा देखकर रोक लो तो बेहतर होगा। थोड़ा खाना खा लेंगे और चाय पीकर सुस्ता लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नींद की कोई झपकी आ जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। उसकी बात में दम था। लगातार ड्राइविंग से मेरी आंखें भी भारी हो रही थीं। मैंने उससे कहा, कवि, बात तो तू ठीक कह रहा है, बस एक बार ये राजस्थान का बॉर्डर पार कर लें, फिर हरियाणा में घुसते ही किसी बढ़िया से ढाबे पर रुकेंगे और पेट भरकर खाना खाएंगे। मेरी बात सुनते ही वो लगभग जिद करते हुए बोला, नहीं भाई, बॉर्डर तक का इंतजार नहीं हो पाएगा। भूख भी जोरों की लगी है और नींद भी आ रही है। आप ऐसा करो, बॉर्डर से पहले ही जो भी ढाबा दिखे वहीं रोक लो। मुझे लगा कि शायद उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी। मैंने उसकी बात मान ली और आगे उससे कोई बहस नहीं की। हाईवे पर चलते हुए लगभग 15-20 किलोमीटर बाद हमें एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। रात के उस पहर में वहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी। कुछ ट्रक जरूर किनारे खड़े थे, लेकिन ढाबे के अंदर गिने चुने लोग ही बैठे थे। मैंने ट्रक को पार्किंग में लगाया और हम दोनों ढाबे की तरफ चल दिए। ढाबा दिखने में काफी पुराना और साधारण सा था। अंदर कुछ चारपाइयां पड़ी थीं और एक कोने में टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। हम एक चारपाई पर बैठ गए। तभी एक बूढ़ा सा आदमी हमारे पास आया। वो शायद वहीं काम करता था। उसने हमसे खाने के बारे में पूछा। हमने दाल, रोटी और चावल का ऑर्डर दे दिया। जब तक खाना आ रहा था हम यूं ही बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछ लिया, बाबा, यहां से हरियाणा बॉर्डर कितनी दूर पड़ेगा? वो बूढ़ा आदमी, जो पास की मेज साफ कर रहा था, हमारी तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, बॉर्डर तो यहां से ज्यादा दूर नहीं है, कोई 70-80 किलोमीटर होगा। लेकिन क्या तुम लोग अभी रात में ही आगे जाओगे? मैंने जवाब दिया, हाँ बाबा, जाना तो पड़ेगा, कल शाम तक माल पहुंचाना है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता की लकीरें उभर आईं। वो हमारे पास आकर धीमी आवाज में बोला, बेटा, एक सलाह दूं, मानो तो? हाँ बताइए ना, मैंने कहा। आगे हाईवे पर मत जाना। अभी 2 दिन पहले ही आगे जो बड़ा पुल है वो बारिश की वजह से धंस गया है।
रास्ता पूरी तरह से बंद है और गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खबर अभी ज्यादा फैली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं होगा। अगर उस जाम में फंस गए तो कल शाम क्या, परसों तक भी नहीं निकल पाओगे। उसकी बात सुनकर मेरे और कवि के होश उड़ गए। अगर ऐसा था तो हम समय पर माल कैसे पहुंचाते। कवि ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और खबर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन ढाबे के अंदर नेटवर्क बहुत खराब था। एक दो बार कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और मुझसे बोला, भाई यहां तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। पता नहीं बाबा सच बोल रहे हैं या नहीं। मुझे भी थोड़ा संदेह हुआ। मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो एकदम शांत और गंभीर चेहरे से हमें देख रहा था। देखने में वो किसी पंडित जैसा लग रहा था। माथे पर एक छोटा सा टीका भी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी दिख रही थी, जिसे देखकर उस पर शक करना मुश्किल हो रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा अगर हाईवे बंद है तो फिर जाने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, है क्यों नहीं बेटा, एक रास्ता है। वो रास्ता यहां से थोड़ा पीछे से कटता है। वो पुराने शिवपुर माइंस के इलाके से होकर गुजरता है। अब वो खदानें तो सालों पहले बंद हो गईं, लेकिन रास्ता अभी भी चालू है और एकदम पक्का बना हुआ है। गांव वाले और हम जैसे लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो तुम्हें हाईवे पर जाम वाली जगह से काफी आगे ले जाकर निकाल देगा। कम से कम 4-5 घंटे बचेंगे तुम्हारे। कवि ने तुरंत टोका, लेकिन बाबा वो खदानों वाला रास्ता रात में सुरक्षित तो होगा? सुनसान इलाका होगा। बूढ़ा आदमी हंसकर बोला, अरे बेटा डरने वाली कोई बात नहीं। रास्ता एकदम साफ है, बस थोड़ा सुनसान है, लेकिन चोर लुटेरों का कोई डर नहीं। मैं खुद हफ्ते में 2-3 बार उसी रास्ते से आता जाता हूं। तुम लोग ट्रक वाले हो, तुम लोगों को किस बात का डर? अब मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ समय पर माल पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ एक अनजाना रास्ता। लेकिन बूढ़े आदमी की बातों में इतना विश्वास था कि मैं उसकी सलाह मानने की तरफ झुक रहा था। मैंने कवि की तरफ देखा। वो अभी भी संदेह में था। वो मुझसे फुसफुसाकर बोला, बबलू भाई रहने दो, क्या पता रास्ता कैसा हो। कहीं ट्रक फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहीं रुक जाते हैं, सुबह तक शायद हाईवे खुल जाए। लेकिन मेरे मन में माल समय पर पहुंचाने की धुन सवार थी। मैंने कवि को समझाया, देख कवि, अगर बाबा सही कह रहे हैं और जाम लगा हुआ है तो सुबह तक भी हम नहीं निकल पाएंगे। मालिक को क्या जवाब देंगे? एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाबा खुद कह रहे हैं कि रास्ता ठीक है। कवि चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर असहमति साफ दिख रही थी। हमने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और पैसे देने के लिए ढाबे के मालिक के पास गए। जब मैं पैसे दे रहा था तो मैंने देखा कि ढाबे का मालिक हमें एक बहुत ही अजीब और दया भरी नजरों से देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि हम किसी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। मैंने उसकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। जब हम ढाबे से बाहर निकलकर अपने ट्रक रुस्तम की तरफ जा रहे थे तो वो बूढ़ा पंडित भी हमारे पीछे पीछे आ गया। उसने हमें रास्ते के बारे में फिर से समझाया। यहां से सीधे 2 किलोमीटर पीछे जाना। हाईवे के बाईं तरफ एक पुराना हाथ से रंगा हुआ बोर्ड दिखेगा जिस पर शिवपुर माइंस लिखा होगा। बस उसी रास्ते पर मुड़ जाना। वो रास्ता सीधा तुम्हें हाईवे पर ही निकालेगा। मैंने उसका धन्यवाद किया। हम ट्रक में बैठ गए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसे वापस हाईवे पर मोड़ने लगा। जैसे ही मैंने ट्रक को पीछे की तरफ घुमाया, मेरी नजर साइड वाले शीशे पर पड़ी। वो बूढ़ा पंडित अभी भी वहीं खड़ा हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह ठंडी और खाली लग रही थीं। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया और ट्रक को उस अनजाने सफर की ओर बढ़ा दिया। मुझे क्या पता था कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होने वाला था और उस बूढ़े की सलाह कोई मदद नहीं, बल्कि एक जाल था। एक ऐसा जाल जो हमें सीधे मौत के मुंह की तरफ खींच रहा था। उस बूढ़े पंडित की बताई हुई राह पर चलने के लिए मैंने ट्रक को वापस मोड़ लिया था। हाईवे की जगमगाती रोशनियों को पीछे छोड़कर हम एक अनजाने अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे। कवि मेरे बगल में खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर अब भी शक और डर का मिला जुला भाव था। मैंने उसे तसल्ली देने के लहजे में कहा, फिक्र मत कर कवि, बस 1-1.5 घंटे की ही तो बात है। जैसे ही ये रास्ता खत्म होगा हम वापस हाईवे पर होंगे और अपनी मंजिल के और करीब। सोच, अगर हम जाम में फंसते तो कितना वक्त बर्बाद होता। कवि ने कुछ नहीं कहा, बस हम की एक धीमी आवाज निकाली और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका इस तरह खामोश हो जाना मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर वो पूरे रास्ते कुछ न कुछ बोलता रहता था। या तो अपने मोबाइल में उलझा रहता या फिर मुझसे मेरे पुराने सफरों के किस्से सुनता रहता।
उसकी खामोशी उस रास्ते की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। जैसा उस बूढ़े ने बताया था, हाईवे से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पीछे जाने पर हमें बाईं तरफ एक कच्चा सा रास्ता कटता हुआ दिखा। वहीं पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड गड़ा हुआ था, जिस पर धुंधले और उखड़े हुए अक्षरों में किसी ने हाथ से लिख रखा था, शिवपुर माइंस 5 किलोमीटर। बोर्ड की हालत देखकर ही लग रहा था कि यह सालों से यहां लावारिस पड़ा है। रास्ते की शुरुआत तो ठीक ठाक थी, सड़क पक्की थी, हालांकि हाईवे जितनी चौड़ी और साफ सुथरी नहीं थी। इसे देखकर मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हुई और कभी का डर भी कुछ कम हुआ। मुझे लगा कि शायद बाबा सही ही कह रहे थे और ये रास्ता वाकई में हमारा समय बचा सकता है। लेकिन मेरी ये तसल्ली ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए, आसपास का माहौल एक अजीब और अनजाने ढंग से बदलने लगा। हाईवे का शोर, गाड़ियों की आवाजाही, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब सिर्फ हमारे ट्रक रुस्तम के इंजन की गड़गड़ाहट थी जो उस भयानक सन्नाटे को चीर रही थी। सड़क के दोनों तरफ जो पहले खेत या थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही थी, अब उसकी जगह कंटीली झाड़ियों और पत्थरीली बंजर जमीन ने ले ली थी। चांदनी रात थी और उस पीली रोशनी में चट्टानों और सूखी झाड़ियों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अजीबोगरीब जीव जमीन पर रेंग रहे हों। हवा जैसे एक ही जगह पर ठहर सी गई थी, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के केबिन के अंदर का तापमान भी गिर गया है। हल्की सी ठंड लगने लगी थी, जबकि कुछ देर पहले तक हम गर्मी से परेशान थे। मैंने ट्रक का रेडियो चालू कर दिया, सोचा कि कोई गाना सुनकर माहौल थोड़ा हल्का होगा। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन कुछ ही देर में गाने की आवाज में घरघराहट होने लगी और फिर सिर्फ तेज स्टैटिक की आवाज आने लगी। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ वही कान फाड़ने वाली आवाज थी। और फिर उस स्टैटिक के बीच से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बहुत ही धीमी दबी हुई आवाजें, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने तुरंत कवि की तरफ देखा, वो भी कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने डर भरी आवाज में पूछा, बबलू भाई, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई रो रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। मैंने रेडियो बंद करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, सुनसान इलाका है ना, इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। ये सब हवा की आवाजें होती हैं जो रेडियो पकड़ लेता है। तू भी बेकार में डरता है। कवि चुप हो गया, लेकिन मैं जानता था कि हम दोनों को पता था कि वो सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी। उस रास्ते पर कुछ तो था जो सही नहीं था। लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर आने के बाद हमें खदानों के पहले निशान दिखने शुरू हुए। सड़क के किनारे पुरानी जंग लगी मशीनें पड़ी थीं। कहीं किसी टूटी फूटी इमारत का ढांचा खड़ा था और फिर हमारी नजर उस पर पड़ी। रास्ते के बाईं तरफ खदान का एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था जो आधा खुला हुआ था। उस गेट के ऊपर बीचों बीच एक पुरानी लालटेन लटक रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस लालटेन के अंदर धीमी सी लौ जल रही थी और वो लालटेन धीरे धीरे हवा में झूल रही थी, आगे पीछे। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। कवि की आंखें डर से फटी जा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई वो देखो, हवा तो एक पत्ता भी नहीं हिला पा रही। फिर वो लालटेन अपने आप कैसे हिल रही है? और इतनी रात में इस वीरान जगह पर उसे जलाया किसने होगा? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे अंदर का डर भी अब बाहर आने लगा था। मैं खुद कोई तर्क गढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग खाली पड़ गया था। मैंने बस इतना कहा, ध्यान मत दे कवि, नजर का धोखा होगा। और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। हम उस गेट से आगे निकल गए, लेकिन मेरी नजर बार बार साइड मिरर में उस झूलती हुई लालटेन पर जा रही थी, जब तक कि वो अंधेरे में गायब नहीं हो गई। हम दोनों के बीच एक अनकही दहशत ने अपनी जगह बना ली थी। और फिर वही हुआ जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। उस गेट से करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर ही अचानक हमारे रुस्तम के इंजन ने एक जोरदार झटका दिया। फिर 2-3 बार खांसने जैसी आवाज आई और इंजन बंद हो गया। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। इंजन के बंद होते ही हेडलाइट्स भी बुझ गईं और हम चारों तरफ घोर अंधेरे और मौत जैसे सन्नाटे में डूब गए। बाहर सिर्फ चांद की पीली रोशनी थी जो उस बंजर जमीन को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ये क्या हुआ? कवि ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, मैंने कहा और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। मेरा रुस्तम आज तक कभी ऐसे अचानक बंद नहीं पड़ा था। वो मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था। मैंने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई।
लगता है नीचे उतरकर देखना पड़ेगा, मैंने कहा और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं भाई, प्लीज नीचे मत उतरो। कवि लगभग चीख पड़ा। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहां कुछ ठीक नहीं है, प्लीज यहीं बैठे रहो। पागल हो गया है क्या? मैं उस पर चिल्लाया, हालांकि मेरा खुद का गला सूख रहा था। अगर नीचे उतरकर नहीं देखूंगा तो क्या यहीं बैठकर सुबह का इंतजार करेंगे? टॉर्च जला, मैं अभी देखकर आता हूं। मैंने टूल बॉक्स से अपनी बड़ी वाली टॉर्च निकाली, दरवाजा खोला और ट्रक से नीचे उतर गया। बाहर की हवा केबिन से भी ज्यादा ठंडी और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अनजाना बोझ घुला हुआ हो। मैंने ट्रक का बोनट उठाया और टॉर्च की रोशनी में इंजन को देखने लगा। कवि ने डर के मारे अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था और खिड़की से मुझे देख रहा था। मैं इंजन में उलझा हुआ था, हर तार, हर पाइप को देख रहा था। और तभी मैंने कवि की दबी हुई चीख सुनी। मैंने इंजन से सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या हुआ? भाई जल्दी अंदर आओ। वो शीशे पर हाथ पीटते हुए बोला। मैंने हंसने की आवाज सुनी। क्या बक रहा है? मुझे गुस्सा आ गया। यहां कौन हंसेगा? सच कह रहा हूं भाई, एक बच्चे के हंसने की आवाज थी, यहीं पास से आई थी। उसकी आवाज में दहशत साफ थी। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। दूर दूर तक पथरीली जमीन और कंटीली झादियों के अलावा कुछ नहीं था। कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है डर के मारे, चुपचाप बैठा रह, मुझे काम करने दे। मैं वापस इंजन देखने लगा। मैंने लगभग 10 से 15 मिनट तक हर चीज को बारीकी से परखा। बैटरी के तार सही थे, फ्यूल लाइन में भी कोई गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ अपनी जगह पर एकदम ठीक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रक बंद क्यों हुआ। एक मैकेनिक के तौर पर मेरे लिए यह किसी पहेली से कम नहीं था और यह पहेली मुझे डरा रही थी। थक हारकर मैंने बोनट बंद किया और वापस केबिन में आकर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कवि से कहा। सब कुछ तो ठीक है। मैंने सोचा कि चलो आखिरी बार और कोशिश करता हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और चाबी को इग्निशन में घुमाया और मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक ही बार में बिना किसी दिक्कत के रुस्तम का इंजन एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जिंदा हो गया। हेडलाइट्स फिर से जल उठी और उनकी तेज रोशनी ने सामने के रास्ते को नहला दिया। हम दोनों पत्थर की मूरत बने एक दूसरे को देखते रहे। यह नामुमकिन था। जो इंजन 15 मिनट की मशक्कत के बाद भी चालू नहीं हुआ, वो अब ऐसे शुरू हो गया जैसे कभी बंद ही ना हुआ हो। मेरे पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। कवि की आंखों में जो डर था, वही डर अब मेरी आंखों में भी तैर रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। हम समझ चुके थे कि हम किसी आम रास्ते पर नहीं हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं था, ये एक जाल था और हम उस जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि हम अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे। सवाल ये था कि क्या हम इस गुमनामी की राह से कभी जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। ट्रक का इंजन दोबारा जिंदा हो चुका था, लेकिन हमारे अंदर की हिम्मत मर चुकी थी। केबिन के अंदर एक ऐसी खामोशी ने कब्जा कर लिया था जो ट्रक के इंजन के शोर से भी ज्यादा भारी थी। कवि अपनी सीट पर सिकुड़ कर बैठा हुआ था और उसकी आंखें खिड़की से बाहर पसरे अंधेरे को इस तरह घूर रही थीं, जैसे वो किसी भी पल किसी और डरावनी चीज के नमूदार होने का इंतजार कर रहा हो। मेरा हाल भी उससे कुछ अलग नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमे हुए थे, लेकिन अंदर से मैं कांप रहा था। उस बूढ़े पंडित का चेहरा, ढाबे वाले का अजीब सा बर्ताव, वो खुद ब खुद हिलती लालटेन और फिर ट्रक का रहस्यमयी तरीके से बंद होकर चालू हो जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हम जानबूझकर किसी जाल में धकेले गए थे। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मेरी एक ही कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस मनहूस रास्ते को पार करके वापस हाईवे की रोशनी देखूं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी ज्यादा खराब और वीरान होता जा रहा था। पक्की सड़क अब खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ने ले ली थी। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे थे, जिनसे बचाकर ट्रक को निकालना एक चुनौती बन गया था। रफ्तार अपने आप धीमी हो गई थी और इस धीमी गति ने हमारे डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब हम शिवपुर माइंस के बिल्कुल बीचों बीच थे। सड़क के दोनों तरफ खदानों के मुंह अंधेरे में ऐसे दिख रहे थे जैसे धरती ने अपने जबड़े खोल रखे हों और वो हमें निगल जाने का इंतजार कर रही हो। हर तरफ जंग खाया हुआ टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा था। ट्रॉलियां,
लोहे की पटरियां और मशीनों के कंकाल नुमा ढांचे। चांद की रोशनी में ये सब किसी प्रागैतिहासिक दानव के अवशेष लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी शहर में नहीं बल्कि किसी मुर्दा घर से गुजर रहे हों, जहां हर चीज सालों पहले दम तोड़ चुकी थी। बबलू भाई, कवि की कांपती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। मुझे लगता है हमें वापस लौट चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वापस? मैंने कड़वाहट से कहा। वापस कहां जाएंगे कवि? जिस रास्ते से आए हैं, क्या वो सुरक्षित था? और क्या तुझे लगता है कि जो भी चीज यहां है वो हमें इतनी आसानी से वापस जाने देगी? मेरी आवाज में हताशा थी। हम आगे और पीछे दोनों तरफ से फंस चुके थे और तभी एक तीखे मोड़ पर हमारी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा और ट्रक एक तेज चीख के साथ रुक गया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने एक साधारण सी मैली साड़ी पहन रखी थी और एक छोटे से बच्चे का हाथ थाम रखा था। बच्चा यही कोई 5-6 साल का होगा। औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इस तरह खड़ी थी जैसे दुनिया में उसका कोई ना हो। उन्हें देखकर एक पल के लिए मेरा डर जाता रहा और उसकी जगह दया ने ले ली। इतनी रात में इस वीरान जगह पर एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेली खड़ी थी। कोई भी शरीफ इंसान उन्हें देखकर मदद के लिए रुक जाता। ये कौन है? मैंने अपने आप से कहा, लेकिन कवि की दहशत चरम पर थी। वो लगभग फुसफुसाते हुए बोला, भाई दरवाजा मत खोलना, ये कोई चाल है, ये इंसान नहीं हो सकते। प्लीज भाई, ट्रक आगे बढ़ाओ, यहां से चलो। उसकी बात मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस औरत के बेबस चेहरे पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे चलकर हमारे ट्रक की तरफ आई, लेकिन हेडलाइट्स की तेज रोशनी से कुछ कदम पहले ही रुक गई। उसने अपने हाथ जोड़ ली और रोते हुए बोली, साहब, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मेरा आदमी सुबह काम करने इस खदान के अंदर गया था, अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। उसकी आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। मैं खुद एक बेटी का बाप था, मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकता था। कवि मुझे लगातार पीछे से खींच रहा था और कह रहा था, मत सुनो इसकी बात, भाई ये हमें फंसाना चाहती है। मैं एक भयानक दुविधा में फंस गया था। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग कवि की बातों से सहमत था। यहां कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने उस औरत को और भी ध्यान से देखा, उसकी सच्चाई का अंदाजा लगाने की कोशिश की, और तभी मुझे कुछ अजीब चीजें महसूस हुई। जिस धूल भरी पथरीली सड़क पर वो खड़ी थी, उसके पांव और साड़ी का निचला हिस्सा एकदम साफ थे। उन पर धूल का एक कण तक नहीं था। फिर मेरी नजर उनकी परछाई पर पड़ी। ट्रक की इतनी तेज हेडलाइट्स में हमारी परछाई तो एकदम साफ बन रही थी, लेकिन उस औरत और बच्चे की परछाई बहुत ही हल्की, लगभग पारदर्शी सी थी, जैसे किसी ने कागज पर पेंसिल से हल्का सा निशान बना दिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो ना तो रो रहा था, ना ही घबराया हुआ था। वो बस खाली, गहरी और डरावनी आंखों से सीधा सामने देख रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना हो। मैं इन सब चीजों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उस औरत का रोता हुआ चेहरा झिलमिलाया, और उस एक पल में मुझे जो दिखा उससे मेरी आत्मा तक कांप उठी। उस बेबस चेहरे की जगह एक कंकाल जैसा चेहरा था। आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे और मुंह की जगह एक काला गहरा छेद। वो मंजर इतनी तेजी से आया और गया कि एक बार को मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, मेरी डरी हुई आंखों का धोखा। लेकिन ये धोखा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। डर ने मेरी सारी दया और दुविधा को एक झटके में खत्म कर दिया। मैंने कवि की तरफ नहीं देखा, न ही उससे कुछ कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और अब सिर्फ जिंदा रहने की आदिम प्रवृत्ति काम कर रही थी। मैंने पूरी ताकत से गियर बदला और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। रुस्तम का इंजन एक दानव की तरह दहाड़ा और मैंने ट्रक को सीधा उन दोनों की तरफ दौड़ाने के बजाय तेजी से बाईं तरफ घुमाकर उनके बगल से निकाला। वो दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले, बस खड़े होकर हमें देखते रहे। और जैसे ही हमारा ट्रक उनके पास से गुजरा, उस औरत के चेहरे का सारा दर्द और बेबसी गायब हो गई। उसकी जगह अब एक भयानक अमानवीय गुस्से ने ले ली थी। उसके होंठ एक डरावनी मुस्कुराहट में खींच गए
और उसने अपने मुंह से एक ऐसी तेज, पतली और दिल चीर देने वाली चीख निकाली जिसे सुनकर लगा जैसे किसी ने गर्म लोहे की सलाई मेरे कानों में उतार दी हो। वो किसी इंसान की चीख नहीं थी, वो एक ऐसी आवाज थी जो हमारे ट्रक के लोहे के ढांचे को कंपा गई। खिड़कियों के शीशे थरथरा उठे और ऐसा लगा जैसे हमारा खून हमारी नसों में जम जाएगा। मैं बस ट्रक भगाता रहा, उस चीख को पीछे छोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो आवाज हमारे पीछे पीछे आ रही थी, हमारा पीछा कर रही थी। अब हमारे मन में कोई शक नहीं बचा था, हम इंसान नहीं बल्कि इस वीरान रास्ते पर भटकती किसी शैतानी ताकत के चंगुल में फंस चुके थे, और हमें नहीं पता था कि ये रात खत्म होने से पहले हमें और क्या क्या दिखाना बाकी था। उस औरत की दिल चीर देने वाली चीख हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर चुकी थी। मैं पागलों की तरह ट्रक भगा रहा था, मेरी नजरें सामने के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर थीं और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, यहां से दूर, बहुत दूर निकल जाना है। कभी पीछे की खिड़की से चिपका हुआ था, उसकी आंखें डर से बाहर निकली पड़ रही थीं। वो बार बार कांपती हुई आवाज में बोल रहा था, भाई वो लोग पीछे आ रहे हैं। मैंने साइड मिरर में देखने की हिम्मत की और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। वो औरत और बच्चा अब सड़क पर नहीं थे, बल्कि वे उन टूटे फूटे खदान के ढांचों और जंग लगी मशीनों के बीच से होते हुए हमारे ट्रक के साथ साथ दौड़ रहे थे। उनकी रफ्तार अमानवीय थी। उनके साथ अब एक और साया था, एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी का साया, जो शायद उस औरत का पति था। वे जमीन पर दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए लग रहे थे और हमारे ट्रक के साथ बड़ी आसानी से अपनी गति बनाए हुए थे। और फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ हमारे ट्रक की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। आवाज इतनी तेज थी कि हम दोनों अपनी सीटों पर उछल पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक बड़ी सी चट्टान हमारी छत पर फेंक दी हो। कवि चीख पड़ा, ऊपर छत पर कोई है भाई। उसके शब्द मुंह में ही थे कि छत पर से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने लंबे पैने नाखूनों से ट्रक की लोहे की चादर को खुरच रहा हो। मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने में नहा गया था। मुझे लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। वो चीज छत को फाड़कर किसी भी पल अंदर आ जाएगी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मौत मुझे साफ साफ अपने सामने खड़ी दिख रही थी। इसी दहशत और बेबसी के आलम में मेरा हाथ अपने आप मेरे गले की तरफ चला गया। मेरी उंगलियों ने उस चांदी के लॉकेट को छू लिया जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, बेटा, जब भी किसी मुसीबत में हो, इसे पकड़कर हनुमान जी को याद कर लेना। उस लॉकेट के अंदर एक बहुत ही छोटा मोड़कर रखा हुआ हनुमान चालीसा था। जैसे ही मेरी कांपती हुई उंगलियों ने उस ठंडे लॉकेट को कसकर पकड़ा, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। छत पर से आ रही वो भयानक खुरचने की आवाज अचानक बंद हो गई। जो अमानवीय दबाव हमें अपने चारों तरफ महसूस हो रहा था, वो थोड़ा कम हो गया। बाहर से आ रही फुसफुसाहटें भी हल्की पड़ गईं। ये कोई नाटकीय चमत्कार नहीं था, लेकिन एक पल के लिए हमें उस जानलेवा दहशत से थोड़ी राहत मिल गई थी। मेरे अंदर हिम्मत का एक कतरा लौटा और मेरे दिमाग को कुछ सोचने का मौका मिला। शायद इसी राहत के पल या फिर पिछले कुछ घंटों के भयानक तनाव के कारण मेरा दिमाग एक अजीब सी अवस्था में चला गया। मैं ट्रक चला रहा था, मेरी आंखें रास्ते पर थीं, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं और की तस्वीरें चल रही थीं, किसी टूटी हुई फिल्म की तरह। पहला दृश्य, मैंने उसी शिवपुर माइंस के इलाके को देखा, लेकिन दिन की तेज रोशनी में। खदानें चल रही थीं, मजदूर काम कर रहे थे। मैंने उस औरत, बच्चे और उसके पति को देखा। वे खुश थे, हंस रहे थे। आदमी एक सीधा सादा मजदूर लग रहा था। दूसरा दृश्य, तस्वीर बदली। अब मैंने ढाबे पर मिले उस पंडित जी को देखा, लेकिन वो बूढ़ा और पंडित जैसा नहीं था। वो अधेड़ उम्र का एक क्रूर और लालची ठेकेदार लग रहा था। उसके साथ 2-3 गुंडे जैसे आदमी थे। वे उस मजदूर और उसके परिवार को धमका रहे थे। बहस उनकी जमीन को लेकर हो रही थी, जिस पर वो ठेकेदार कब्जा करना चाहता था। तीसरा दृश्य, बहस खूनी झड़प में बदल गई। मैंने अपनी आंखों के सामने उस ठेकेदार और उसके गुंडों को उस बेबस परिवार पर हमला करते देखा। उन्होंने उस मजदूर को बेरहमी से लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उसकी चीखें भी खामोश कर दी गईं। चौथा और आखिरी दृश्य, वो सबसे भयानक था। मैंने उस ठेकेदार को अपने आदमियों को हुक्म देते हुए देखा। उन्होंने उस मरे हुए परिवार के 3 लोगों की लाशों को घसीटा और पास ही मौजूद एक गहरी अंधेरी खदान के मुंह में फेंक दिया।
लाशें नीचे अंधेरे में गायब हो गईं। इसके बाद मैंने उस ठेकेदार को अपने हाथ झाड़ते और एक शैतानी हंसी हंसते हुए देखा। एक जोरदार झटके के साथ मैं उस भयानक सपने या हकीकत से बाहर आया। मेरे हाथ से स्टीयरिंग घूम गया था और ट्रक सड़क से उतरने ही वाला था। मैंने उसे मुश्किल से संभाला। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और मैं हाँफ रहा था। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हो? कवि ने मेरी हालत देखकर घबराते हुए पूछा। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कांपती हुई आवाज में रुक रुक कर वो सब कुछ बता दिया जो मैंने अभी अभी अपनी बंद आंखों से देखा था। वो परिवार, वो ठेकेदार, वो हत्या और वो खदान। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, केबिन के अंदर एक बर्फीली खामोशी छा गई। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। वो बूढ़ा पंडित कोई हमदर्द नहीं बल्कि एक कातिल था, और ये आत्माएं कोई शैतान नहीं बल्कि एक मजलूम परिवार की अतृप्त आत्माएं थीं जो सालों से अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए यहां भटक रही थीं। ये रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं था। ये उस कातिल ठेकेदार का बनाया हुआ एक शिकारगाह था। वो ढाबे पर बैठकर भोले भाले ट्रक वालों को इस रास्ते पर भेजता था, शायद उन भटकती आत्माओं को शांत करने के लिए, या शायद अपनी क्रूरता के किसी नए खेल के लिए। ये एहसास किसी भी भूत को देखने से ज्यादा डरावना था। हम सिर्फ भूतों से नहीं लड़ रहे थे, हम सालों पुराने एक ऐसे गुनाह के बीच फंस गए थे जिसकी सजा आज भी ये वीरान खदानें काट रही थी। अब हमारा दुश्मन सिर्फ कोई साया नहीं था बल्कि वो जीता जागता इंसान था जो बाहर की दुनिया में एक शरीफ पंडित जी का नकाब ओढ़े बैठा था। और इसी पल हमारी लड़ाई सिर्फ जिंदा बचने की नहीं रही, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई बन चुकी थी, और हम न चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए थे। अतीत की खौफनाक सच्चाई हमारे सामने आ चुकी थी। अब हम सिर्फ भटक नहीं रहे थे, हम एक ऐसे गुनाह के गवाह बन चुके थे जो सालों पहले इस जमीन में दफन हो गया था। ये जानने के बाद कि इस सब के पीछे उस शैतान ठेकेदार, जो अब पंडित का भेष धरे हुए था, का हाथ है, मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी भर गया था। हमारी लड़ाई अब सिर्फ इन भटकती आत्माओं से नहीं थी बल्कि उस इंसान से भी थी जिसने इन्हें बनाया था। मेरे दिमाग में एक ही जुनून सवार हो गया था, किसी भी तरह इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और उस दरिंदे को उसके किए की सजा दिलवानी है। इस नए मकसद ने हमें एक झूठी हिम्मत दी। कवि, मैंने कहा, मेरी आवाज में अब एक सख्ती थी, हिम्मत रख। अब हमें पता है कि हम किससे लड़ रहे हैं। बस एक बार यहां से बाहर निकल जाएं, फिर मैं उस हरामखोर ठेकेदार को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बातों से कवि को भी शायद थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अपने आंसू पोंछे और सीधा होकर बैठ गया। मैंने रुस्तम की रफ्तार और तेज कर दी, गड्ढों और पत्थरों की परवाह किए बिना। हर झटके के साथ हमारा शरीर उछल रहा था, लेकिन हमें बस इस नर्क से बाहर निकलने की जल्दी थी। हम लगभग 20-25 मिनट तक उसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भागते रहे। मुझे लगा कि हम काफी आगे निकल आए हैं और जल्द ही यह खतरनाक इलाका खत्म हो जाएगा। और तभी कवि ने सामने देखकर कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी सारी उम्मीदें एक पल में टूट कर बिखर गईं। भाई, वो सामने वाला गेट। उसकी आवाज में हैरानी और दहशत थी। वो लालटेन, ये तो वही जगह है जहां हमारा ट्रक पहली बार बंद हुआ था। मैंने सामने देखा। हाँ, वो वही जंग लगा हुआ आधा खुला गेट था और उसके ऊपर वही मनहूस लालटेन अब भी धीरे धीरे हिल रही थी। ये नामुमकिन था। हम इतनी देर से एक ही दिशा में चल रहे थे, फिर हम वापस यहीं कैसे पहुंच सकते थे? नहीं, ये कोई दूसरा गेट होगा। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। इस इलाके में ऐसे कई गेट होंगे, लेकिन मेरा दिल जानता था कि कवि सही कह रहा था। हमने एक अलग रास्ता लिया, यह सोचकर कि शायद हम भटक गए हैं। लेकिन 5-7 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम फिर से उसी जगह पर आ गए जहां हमने उस औरत और बच्चे को पहली बार देखा था। सड़क पर अब भी वही भयानक एहसास था। हम समझ गए, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम एक ही गोल चक्कर में घूम रहे थे। यह रास्ता एक अंतहीन शैतानी चक्रव्यूह था और हम इसके कैदी थे। इस एहसास ने हमारी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। अब हम समझ गए थे कि इन आत्माओं का मकसद सिर्फ हमें डराना नहीं, बल्कि हमें यहीं पर थकाकर, तोड़कर खत्म कर देना है। और जैसे ही हम पर यह निराशा हावी हुई, उन शैतानी ताकतों का हमला और भी भयानक और निजी हो गया। अब वो सिर्फ बाहर नहीं थी, वो हमारे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मुझे अचानक अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल साफ, जैसे वो मेरे बगल में ही बैठी हो। पापा, पापा, आप घर कब आओगे? मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल बैठ गया।
मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एक छलावा था, एक बहुत ही क्रूर मजाक। तभी कवि चिल्लाया, मां, तुम यहां क्या कर रही हो? वो खिड़की से बाहर किसी को देखकर हाथ हिला रहा था। मैं जानता था कि उसे भी अपनी मां दिख रही थी। यह सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। जब भी मैं साइड मिरर में देखता, मुझे एक पल के लिए उस मजदूर का गुस्से से भरा चेहरा या उस बच्चे का खाली डरावना चेहरा दिखता, और जैसे ही मैं गर्दन घुमाकर देखता, वहां कुछ नहीं होता। और फिर हमारे ट्रक के अंदर जहां माल रखा था, वहां से जोर जोर से धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई जिंदा चीज है जो बाहर निकलने के लिए दरवाजे को तोड़ रही है। हमने माल को खुद रस्सियों से मजबूती से बांधा था। वो अपने आप ऐसे नहीं हिल सकता था। यह मनोवैज्ञानिक हमला कवि के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो अब और हिम्मत नहीं रख पाया। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे ऊपर चीखने लगा, मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था इस रास्ते पर मत आओ। आपकी वजह से हम यहां फंस गए। आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब हम सब यहीं मरेंगे। मैं मरना नहीं चाहता भाई। वो अपने बाल नोच रहा था और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। केबिन के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से ज्यादा खौफनाक हो गया था। एक तरफ आत्माओं का कहर था, तो दूसरी तरफ मेरे अपने साथी का टूटता हुआ विश्वास और हिम्मत। मैंने ट्रक को एक झटके से रोक दिया और उसे दोनों कंधों से पकड़कर जोर से हिलाया। कवि, होश में आ कवि। अगर तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। चुप हो जा। मेरी डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस रोता रहा। मैं समझ गया कि अब मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। मैंने आंखें बंद की और अपने गले में पड़े लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। मुझे मेरी मां के शब्द याद आए। मुझे उस ठेकेदार का शैतानी चेहरा याद आया। मुझे उस बेबस परिवार की चीखें याद आईं और मुझे मेरा वो सपना, वो हकीकत का टुकड़ा याद आया। वो खदान का गहरा अंधेरा मुंह जहां उनकी लाशें फेंकी गई थीं। एक बिजली की तरह मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा, एक बहुत ही खतरनाक और पागलपन से भरा ख्याल। हम इस रास्ते पर रहकर यहां से कभी नहीं निकल सकते। ये रास्ता ही तो जाल है। ये आत्माओं के बनाए नियमों का खेल है। अगर हमें इस खेल को जीतना है तो हमें इसके नियम तोड़ने होंगे। मैंने कवि की तरफ देखा, जो अब भी सिसकियां ले रहा था। मैंने एक गहरी लंबी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर बनाने की कोशिश की। कवि, मैंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुन। हम इस सड़क पर रहकर यहां से नहीं निकल सकते। ये हमें गोल गोल घुमाकर मार डालेगी। उसने रोते हुए पूछा, तो हम क्या करें? मैंने सामने सड़क से हटकर पत्थरीली, ऊबड़ खाबड़, अंधेरी जमीन की तरफ इशारा किया। हमें उस सड़क पर जाना होगा, मैंने कहा। क्या भाई, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो चीखा। वो रास्ता नहीं है, वहां ट्रक पलट जाएगा, हम मर जाएंगे। मरना तो वैसे भी है कवि, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। कम से कम लड़कर तो मरें। मुझे याद है मैंने सपने में देखा था कि उनकी लाशें किस खदान में फेंकी गई थीं। वो यहीं कहीं है। अगर इस जाल का कोई केंद्र है तो वो वही जगह है। हमें सड़क छोड़कर सीधे उसी तरफ जाना होगा। शायद यही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। कवि मुझे अविश्वास से देखता रहा। उसे मेरी बात पागलपन लग रही थी, लेकिन शायद मेरी आंखों में उसे कोई और रास्ता न होने की हताशा दिख गई थी। मैंने दोबारा कुछ नहीं कहा। फैसला हो चुका था। मैंने अपने कांपते लेकिन दृढ़ हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। मैंने अपने रुस्तम पर एक नजर डाली और मन ही मन कहा, साथ देना मेरे दोस्त, आज आखिरी लड़ाई है। और फिर मैंने स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से दाईं ओर घुमा दिया और ट्रक को सड़क से उतारकर उस अनजाने पथरीले अंधेरे में धकेल दिया। ट्रक के पहिए जैसे ही सड़क की टूटी फूटी सुरक्षा को छोड़कर पथरीली अनजानी जमीन पर उतरे, हमारा शरीर एक भयानक झटके से कांप गया। रुस्तम अब सड़क पर दौड़ नहीं रहा था, वो पत्थरों और गड्ढों से लड़ रहा था, किसी घायल जानवर की तरह। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए था, उसे अपने काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि ट्रक अभी पलट जाएगा। केबिन के अंदर हमारा सामान इधर उधर गिर रहा था और कवि, जो सीट से लगभग उछलकर डैशबोर्ड से टकरा गया था, बुरी तरह चीख रहा था। जैसे ही हमने उनका बनाया हुआ रास्ता, उनका चक्रव्यूह तोड़ा, उन आत्माओं का सब्र भी टूट गया। अब उनका खेल खत्म हो चुका था और उनकी असली भयानक नफरत सामने आ गई थी। चारों तरफ अंधेरे से पत्थर बरसने लगे। छोटे बड़े पत्थर हमारे ट्रक के ढांचे पर आकर बज रहे थे, जिससे ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई लोहे के ड्रम को हथौड़ों से पीट रहा हो। एक बड़ा सा पत्थर सीधा आकर हमारी सामने वाली खिड़की के शीशे से टकराया। ट्रक की तेज आवाज के साथ
शीशे पर एक मकड़ी के जाले जैसा निशान बन गया। एक और पत्थर आता तो शायद शीशा टूटकर अंदर आ जाता। अब वो आत्माएं सिर्फ सायों की तरह नहीं थी, वो पूरी तरह से हमारे सामने थी। वो औरत, वो बच्चा और वो मजदूर आदमी, तीनों के चेहरे अब दर्द और बेबसी से नहीं बल्कि एक अमानवीय क्रोध से बिगड़े हुए थे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वे हमारे ट्रक के चारों तरफ मंडरा रहे थे, कभी सामने आकर रास्ता रोकते तो कभी बगल से गुजरते हुए ट्रक के दरवाजे को पीटने लगते। और फिर उस सारे शोर और तबाही के बीच हमें एक हंसी सुनाई दी, एक ठंडी, क्रूर और मजाक उड़ाती हुई हंसी। मैंने सामने देखा, कुछ दूर एक चट्टान पर वही ठेकेदार खड़ा था, अपने जवानी के रूप में। वो पंडित जी के भेष में नहीं बल्कि उसी क्रूर हत्यारे के रूप में था जिसे मैंने सपने में देखा था। वो हमारी बेबसी का तमाशा देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। इसी पल यह साफ हो गया कि वो भी अब उन्हीं की दुनिया का हिस्सा था, एक प्रेत, शायद इन आत्माओं का स्वामी या उनका सबसे बड़ा कैदी। हमें उस खदान तक पहुंचना है कभी, किसी भी कीमत पर, मैं चिल्लाया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत और अनुभव को दांव पर लगा दिया था। पत्थरों की बौछार और सामने आते हुए प्रेतों से बचते बचाते मैं ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। और फिर हमें वो जगह दिखी, एक पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा, एक गहरा और अंधेरा मुंह, वही खदान जिसका जिक्र मेरे सपने में था। लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, हमारा रास्ता रोक लिया गया। उस मजदूर की आत्मा, जो शायद उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर और गुस्से में थी, एक विशालकाय रूप लेकर हमारे ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वो हवा में तैर रहा था और उसका सिर लगभग हमारे ट्रक की छत को छू रहा था। उसकी लाल आंखें नफरत से जल रही थीं। उसने अपना एक हाथ उठाया और जैसे किसी ने हमारे ट्रक का गला घोंट दिया हो, इंजन एक बार फिर खांस कर बंद हो गया। हेडलाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाईं और फिर बुझ गईं। हम एक बार फिर घोर अंधेरे और मौत जैसी खामोशी में कैद हो गए। बाहर सिर्फ उस प्रेत की आंखों की लाल चमक थी जो सीधे हम पर टिकी हुई थी। सब खत्म हो चुका था, अब कोई रास्ता नहीं था। कवि तो डर के मारे लगभग बेहोश हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। मुझे लगा जैसे मेरे सीने में सांसें अटक गई हैं। मौत दरवाजे पर नहीं, दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी थी। और उस पल, जब सारी उम्मीदें मर चुकी थीं, मैंने वो किया जो शायद एक मरता हुआ इंसान करता है, आखिरी हारी हुई प्रार्थना। मैंने एक झटके में अपने गले से उस लॉकेट को नोच लिया। उसकी चांदी की चेन मेरी उंगलियों में उलझ गई। मैंने उसे किसी हथियार की तरह अपनी मुट्ठी में भींच लिया और कांपते हुए हाथ को खिड़की से बाहर उस प्रेत की तरफ कर दिया। मेरे मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा के शब्द निकलने लगे। मेरी आवाज कांप रही थी, टूट रही थी, लेकिन वो ऊंची और साफ थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, एक अविश्वसनीय घटना घटी। मेरे हाथ में कसकर पकड़ा हुआ वो छोटा सा चांदी का लॉकेट एक नरम, सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। वो कोई चकाचौंध करने वाली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक शांत और पवित्र दिए जैसी लौ थी। वो सुनहरी रोशनी लॉकेट से निकलकर सीधा उस विशालकाय प्रेत से जा टकराई। और वो प्रेत, जो कुछ पल पहले तक अजेय लग रहा था, ऐसे पीछे हटा जैसे उसे किसी ने आग से जला दिया हो। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन इस बार वो गुस्से की नहीं बल्कि तकलीफ की चीख थी। उस रोशनी के दायरे में आते ही बाकी आत्माएं और वो हंसता हुआ ठेकेदार भी दर्द से कराहते हुए पीछे हट गए। और उसी पल, उसी चमत्कारी पल में हमारे रुस्तम का इंजन किसी शेर की दहाड़ की तरह एक ही बार में फिर से जिंदा हो गया। हेडलाइट्स पूरी ताकत से जल उठी और उस प्रेत के तकलीफ से बिगड़े हुए चेहरे को रोशन कर दिया। मुझे ईश्वर ने एक मौका दिया था और मैं उसे गंवाने वाला नहीं था। मेरे अंदर न जाने कहां से बिजली जैसी ताकत आ गई। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर चीखा, जय बजरंग बली। मैंने गियर डाला, एक्सीलरेटर को जमीन से चिपका दिया और अपने ट्रक रुस्तम को सीधा उस तकलीफ में तड़पते हुए प्रेत की तरफ दौड़ा दिया। जय बजरंग बली की चीख के साथ मैंने ट्रक को सीधा उस प्रेत की तरफ दौड़ा दिया था। वो चंद पल शायद मेरी जिंदगी के सबसे लंबे पल थे। हमारा रुस्तम किसी रॉकेट की तरह उस रूहानी शक्ल की तरफ बढ़ रहा था। और फिर टक्कर हुई, लेकिन वो किसी इंसान या दीवार से होने वाली टक्कर नहीं थी। कोई धड़ाम की आवाज नहीं हुई। जिस पल हमारा ट्रक उस प्रेत से टकराया, ऐसा लगा जैसे हजारों कांच के गिलास एक साथ टूट गए हों। एक तेज कर्णभेदी कड़क की आवाज हुई,
जो उस प्रेत की तकलीफ भरी चीख में मिल गई। एक पल के लिए केबिन के अंदर बर्फ जैसी ठंडी धुंध भर गई और फिर सब कुछ साफ हो गया। हम उसके आर पार निकल चुके थे। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था वो भयानक दबाव, वो घुटन, वो किसी के लगातार देखने का एहसास, सब एक पल में गायब हो गया था। हवा हल्की हो गई थी, कानों में पड़ती फुसफुसाहटें बंद हो गई थीं। हमने उस शैतानी चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। मैं रुका नहीं, मैं बस ट्रक को उस पथरीले वीरान अंधेरे में भगाता रहा। कभी अब भी चुप था, लेकिन उसकी सांसें अब थोड़ी सामान्य लग रही थीं। हम दोनों बस सामने देख रहे थे, एक ऐसी उम्मीद में जिसे हम जाहिर करने से भी डर रहे थे। और फिर लगभग 20 मिनट की उस अंतहीन और थका देने वाली ड्राइविंग के बाद हमें वो दिखा। क्षितिज पर पूरब की दिशा में अंधेरे को चीरती हुई एक हल्की सी नारंगी रंग की लकीर। सुबह हो रही थी, रात का अंधेरा छोंट रहा था। वो सिर्फ सुबह की रोशनी नहीं थी, वो हमारी जिंदगी की नई सुबह थी। उस एक रोशनी की किरण ने हमारे अंदर बची खुची सारी हिम्मत को जैसे दोबारा जिंदा कर दिया। कुछ और किलोमीटर चलने के बाद हमें दूर से हाईवे की रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखी। वो पीली रोशनियां उस वक्त हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लग रही थी। और कुछ ही देर में एक आखिरी बड़े झटके के साथ हमारा ट्रक वापस डामर की पक्की सड़क पर था। हाईवे पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से गुजर रही थीं। दुनिया सामान्य थी, जैसे पिछले 4-5 घंटों में हमारे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे लगाया और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों, मैं और कवि, अपनी अपनी सीटों पर बुत बने बैठे रहे। हम हिले नहीं, कुछ बोले नहीं, बस हाँफ रहे थे। हमारे शरीर बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे जैसे एड्रेनालीन का नशा उतर रहा था, शरीर के हर हिस्से में दर्द और हड्डियों तक घुसी हुई थकान का एहसास हो रहा था। काफी देर बाद जब सूरज पूरी तरह निकल आया, हम ट्रक से नीचे उतरे। रुस्तम की हालत देखकर हमारा दिल बैठ गया। वो बुरी तरह से जख्मी लग रहा था। चारों तरफ खरोंचें और अनगिनत डेंट पड़े हुए थे। सामने का शीशा बुरी तरह चटक चुका था। और फिर मेरी नजर सामने बम्पर पर पड़ी। जिस जगह पर हमारी टक्कर उस प्रेत से हुई थी, वहां एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस गड्ढे के चारों तरफ बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी, जबकि सुबह की हवा में हल्की गर्मी थी। ये हमारे उस अमानवीय टकराव का इकलौता खामोश सबूत था। हमने डरते डरते पीछे कार्गो का दरवाजा खोला। अंदर सारा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन जिन मोटी रस्सियों से हमने उसे बांधा था, वो कई जगहों से ऐसी कटी हुई थीं जैसे किसी ने तेज धार वाले चाकू से उन्हें काटा हो। हमने किसी तरह खुद को संभाला। हम जानते थे कि हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। कौन हमारी बात पर यकीन करता? लोग हमें पागल या नशेड़ी कहते। हमने एक झूठी कहानी गढ़ी कि हम रास्ता भटक कर किसी कच्चे रास्ते पर फंस गए थे और ट्रक एक बड़े गड्ढे में गिर गया था। हम कई घंटे लेट, टूटे फूटे ट्रक और बिखरी हुई आत्मा के साथ हरियाणा की उस फैक्ट्री में पहुंचे। कुछ हफ्ते बाद मैं घर लौट आया था, लेकिन मैं वो नहीं था जो यहां से गया था। रातें अब सोने के लिए नहीं, बल्कि जागकर छत को घूरने के लिए होती थीं। हल्की सी आहट पर भी मैं चौंक कर बैठ जाता। मैंने रात में ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच एक अजनबी बन गया था। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था। अंदर के एक पन्ने पर एक छोटी सी खबर थी। शिवपुर माइंस इलाके में प्रवेश पर स्थायी रोक। अज्ञात भूगर्भीय अस्थिरता का हवाला देते हुए प्रशासन ने इलाके को सील किया। कुछ महीने पहले लापता हुए कुछ युवकों का अब तक कोई सुराग नहीं। मैं खबर का मतलब समझ गया। भूगर्भीय अस्थिरता सिर्फ एक बहाना था। सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। मेरी नजर अपने गले पर गई, जहां अब वो लॉकेट नहीं था। वो उस रात वहीं कहीं उन खदानों के अंधेरे में गिर गया था, शायद अपनी सारी पवित्रता उसे एक टकराव में खर्च करके। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। हम उस रात उस खदान से जिंदा निकल आए थे, लेकिन उस खदान का, उस दर्द और उस चीख का एक टुकड़ा आज भी मेरे अंदर जिंदा है। मैंने उस रात एक जरूरी सबक सीखा था। कुछ शॉर्टकट आपकी मंजिल को करीब नहीं लाते, वो आपको सीधे नर्क के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ देते हैं। और कुछ अन्याय की कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ सील किया जा सकता है किसी और बदनसीब के उस रास्ते पर भटकने के इंतजार में। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां हम आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।